हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डायनेमिक नॉलेज ग्रुप पे। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री की क्लास नंबर 2। 51 से 100 तक एमसीक्यू देखेंगे। और फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा था। इस वीडियो को भी पहले से ही लाइक कर दें, आप लोग लाइक करना नहीं तो भूल जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो तत्व कैल्शियम और आर्गन जिनके परमाणु क्रमांक दिए गए हैं, दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, तो ऐसे तत्व को क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स देखो, परमाणु क्रमांक है, एक का 20 है, एक का क्या है 18 है, लेकिन जो परमाणु संख्या है या परमाणु भार है वो 40 है, तो इसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स? समभारिक कहेंगे। ठीक है, परमाणु क्रमांक अगर समान होता तो क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी परमाणु के उच्च ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, उच्च ऊर्जा स्तर जैसे कि आपने देखा होगा 1s2 2s2 2p6 इस तरीके से, तो 1 8 8 18 ये होता है। ठीक है, इसके बाद में जो बच जाते हैं इलेक्ट्रॉन वो उच्च ऊर्जा स्तर में होते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे मैग्नीशियम का देखेंगे तो 2 8 2, तो यहाँ पे ये 2 होंगे, ये उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन होंगे और इन्हें क्या कहा जाता है? संयोजकता कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 52 का, वो हो जाएगा संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? मतलब रासायनिक जो गुणधर्म है किसी तत्व के, वो किस चीज़ पर निर्भर करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये करते हैं तत्व के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, रासायनिक गुणधर्म जो तत्व की बाहरी कोष है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? तो मतलब रेडियो सक्रियता है, इसके परिघटना की खोज की थी हेनरी बेक्यूरेल ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिविटी कहते हैं रेडियो सक्रियता को, और रेडियो धर्मिता सेम है फ्रेंड्स, इसे भी रेडियो एक्टिविटी को ही कहते हैं रेडियो धर्मिता। इसकी यूनिट क्या है? तो यूनिट होती है क्यूरी। ठीक है, आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन रेडियो धर्मिता से ही है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियो धर्मिता नापी किससे जाती है? तो ये फ्रेंड्स किससे नापी जाती है? तो ये नापी जाती है गूगर मूलर काउंटर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? तो किससे बने पात्र में फ्रेंड्स रखना चाहिए? तो ये सीसा के बने पात्र में रखना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो रेडियोधर्मी जो तत्व होते हैं वो अल्फा बीटा और गामा का विकिरण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ठीक है, तो फ्रेंड्स किसमें ऋणात्मक आवेश होता है ये आपको बताना है। तो बीटा में फ्रेंड्स ऋणात्मक आवेश होता है। बीटा इस तरीके से -1 और ऊपर 0 होता है। ठीक है, और गामा होता है न्यूट्रल होता है, अल्फा होता है उसमें धनात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होता है? तो किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है बीटा किरण के। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बीटा किरण के उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? कोई परिवर्तन मतलब द्रव्यमान और आवेश में। तो फ्रेंड्स गामा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो गामा उत्सर्जन। ठीक है, क्योंकि गामा का फ्रेंड्स 0 और परमाणु क्रमांक और ऊपर भी मतलब परमाणु भार भी 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, अल्फा बीटा गामा की वेदन शक्तियों को अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं? तो फ्रेंड्स अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज़्यादा फिर उससे कम फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा होती है फ्रेंड्स गामा की, फिर बीटा की, फिर अल्फा की। ये आपको याद रखना है, कई बार घुमा फिरा के यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी होती है? तो न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण होती है फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने देखा सबसे ज़्यादा गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अल्फा किरण। ठीक है, नेक्स्ट है, अल्फा कण में क्या होते हैं? तो अल्फा कण फ्रेंड्स इसे कैसे लिखा जाता है? 2He4। ठीक है, तो इसमें क्या है देखो फ्रेंड्स, ये प्रोटॉन 2 हो जाएंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहाँ पे मतलब 2 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अल्फा पार्टिकल होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? तो ये क्या होते हैं फ्रेंड्स? बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा, मतलब हीलियम के जो नाभिक है उसकी तरह होता है, 2He4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66, अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के लगभग बराबर होता है? तो फ्रेंड्स इसका द्रव्यमान अभी हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है कि हीलियम के बराबर, तो यहाँ पे हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान के बराबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें होती हैं। तो बीटा किरणें फ्रेंड्स क्या होती हैं? तो ये फ्रेंड्स होती हैं केंद्रक, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो बीटा नेगेटिव पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नेगेटिव होता है, तो ये क्या होता है कि नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है। नेक्स्ट, गामा किरणें किससे बनती हैं? तो गामा किरणें किससे बनी होती हैं? तो फ्रेंड्स गामा किरणें होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, ये आपको याद रखना है, विद्युत चुंबकीय तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69, किसी नाभिक के गामा 6 से क्या होता है? तो गामा 6 से फ्रेंड्स क्या होता है? हम लोगों ने देखा था कि गामा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ना तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु क्रमांक बदलता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 70, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है? सीसा, पोटेशियम, मोलिब्डेनम, प्लूटोनियम। तो प्लूटोनियम फ्रेंड्स होता है ये रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, और तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। PU से इसे डिनोट करते हैं और 94 इसका होता है परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट है कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो इम्पॉर्टेंट है कार्बन डेटिंग, इसका यूज़ किया जाता है जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कार्बन डेटिंग से संबंधित है। कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? तो कार्बन के वैसे तो 3 समस्थानिक होते हैं, मतलब 6C12, 6C13 और 6C14, लेकिन जो कार्बन तिथि निर्धारण में यूज़ किया जाता है वो फ्रेंड्स केवल 6C14 यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाते हैं ना तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन पता नहीं कितना टफ आ गया, लेकिन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 73 और 74। तो चलिए देखते हैं, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है, इसका अभिप्राय क्या है? पदार्थ का पूर्ण विघटन 20 दिन में हो जाएगा, पूर्ण विघटन 40 दिन में हो जाएगा, यह क्या होगा? तो फ्रेंड्स उससे पहले हमें समझना होगा अर्धायु काल है क्या। तो अर्धायु काल का मतलब यह है कि कोई वस्तु मतलब इतने समय में अपनी की आधी रह जाएगी, उसे अर्धायु काल कहते हैं। तो फ्रेंड्स एक चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि कोई पदार्थ है वो 10 दिन में तो आधा हो गया। ठीक है। तो फ्रेंड्स उसके बाद में 10 दिन में आधा हो गया, और अगले 10 दिन में क्या होगा? उस आधे का आधा होगा। ठीक है। जैसे 100 है तो फ्रेंड्स क्या हो गया? 50 रह गया। अब 50 का आधा क्या रह जाएगा? मतलब 10 में 50 रह गया, और अगले 10 में क्या हो जाएगा? 25 बचेगा। ठीक है। मतलब 20 में देखा जाए फ्रेंड्स तो 20 दिनों में कितना रह जाएगा? पदार्थ 3/4 भाग विघटन हो जाएगा। ठीक है। तभी तो 25 बचेगा। इसका मतलब है 1/4 बचा, 1/4 बचेगा 20 के बाद, क्योंकि आधा 10 दिन में चला जाएगा और आधे का आधा चला जाएगा, मतलब 25 वो 10 दिन में चला जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी कि रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 70 दिन का है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिनों बाद यहाँ पे 0.25 ग्राम रह जाएगा? तो 70 दिन में तो फ्रेंड्स अगर 1 ग्राम है तो कितना रह जाएगा? 0.50 रह जाएगा 70 में। ठीक है। और अगले 70 दिन में क्या हो जाएगा? ये 0.25 रह जाएगा। तो दिन कितने हो जाएंगे? 70 ये 140 हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आसान से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन SSC में पूछा गया था, तो आप लोग कर देंगे। ऐसे ये क्वेश्चन और है, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, तो 25% अंश बचेगा। तो 1600 में आधा बचेगा, अगले 1600 में उसका आधा बचेगा, तो
100 वर्ष में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, आप लोग आसानी से कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। तो रक्त कैंसर है फ्रेंड्स, इसमें कौन सा समस्थानिक यूज किया जाता है, कौन सी बीमारी में कौन सा यूज किया जाता है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स फास्फोरस 32 है, ये रक्त कैंसर में प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ और, इससे आपको चीज़ें पता चलेंगी कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कोबाल्ट 60 है, ये शरीर के अंतरंग के अवरोध का उपचार। ठीक है, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। इसके बाद में फ्रेंड्स आयोडीन 131 का थायराइड के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद में फ्रेंड्स फास्फोरस 32 का श्वेत रक्तता का उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, लेकिन गोल्ड 198 का रेटिना दोषों के उपचार के लिए यूज नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे डी रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ये भी याद रखने हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो यह क्या उत्सर्जित करता है, गामा किरणें उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60, इसलिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79। एक तरफ फ्रेंड्स तत्व दिए गए हैं, एक तरफ अनुप्रयोग दिए गए हैं और हमें इन्हें मिलान करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देख लेते हैं यूरेनियम के जो समस्थानिक होते हैं इनका प्रयोग किस में किया जाता है। तो इनका प्रयोग किया जाता है नाभिकीय ईंधन के रूप में। ठीक है, इसके बाद में फ्रेंड्स कोबाल्ट का समस्थानिक होता है, इसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। आयोडीन का समस्थानिक होता है फ्रेंड्स, इसका प्रयोग किया जाता है गलगंड का उपचार। इसमें मतलब फ्रेंड्स ये गले में क्या होता है, कंठ पे ये सूज जाता है, तो इसी की मतलब जो ग्लैंड होती है इसमें इन्फेक्शन की वजह से, तो इसके उपचार के लिए किया जाता है। और फ्रेंड्स रेडियम का समस्थानिक होता है द्वितीयक कैंसर का उपचार। ठीक है, तो फ्रेंड्स फर्स्ट का 4 और सेकंड का फर्स्ट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपसे क्वेश्चन अलग अलग डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि यूरेनियम का समस्थानिक किसके लिए प्रयोग किया जाता है, और ये 4 ऑप्शन में रहेंगे, तो आसानी से आप इसे लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे किस प्रकार की अभिक्रिया से पहले अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है विखंडन अभिक्रिया से, आपको याद रखना है विखंडन अभिक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है। तो परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है, तो परमाणु विखंडन को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, FISSION। ठीक है, और संलयन को कहते हैं FUSION। ठीक है, तो इसमें परमाणु विखंडन में क्या होता है, तो आपको फ्रेंड्स इसमें से बताना है। तो एक भारी नाभिक के उपखंड हो जाते हैं, उसे कहते हैं परमाणु विखंडन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मतलब कथन दिया गया है और कारण दिया गया। तो कथन है फ्रेंड्स परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, बिल्कुल बात सत्य है। और कारण है वह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक 2 भागों में टूट जाता है, परमाणु विखंडन कहलाता है, बिल्कुल बात सही है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये फ्रेंड्स एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये नाभिकीय विखंडन, वो भी अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 84। परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है। प्रस्फोटन का मतलब है एक्सप्लोशन। तो ये फ्रेंड्स तापीय, न्यूक्लियर अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया या अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स ये अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यही बात है जो लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, श्रृंखला मतलब सीरीज रिएक्शन। नेक्स्ट है जापान पर गिराए गए परमाणु बम्बों के नाम क्या थे। तो फ्रेंड्स क्या थे, लिटिल बॉय और फैट मैन। ऑप्शन ए ही यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बम्बों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। तो फ्रेंड्स ये किया गया था प्लूटोनियम।
प्लूटोनियम जिसका परमाणु क्रमांक 94 है, ये प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर संलयन के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है। तो संलयन में क्या होता है, दो जो नाभिक होते हैं वो एक भारी नाभिक में बदल जाते हैं। तो देखो कौन सा है फ्रेंड्स, दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो कौन सौर ऊर्जा का स्रोत है फ्रेंड्स, तो सौर ऊर्जा का फ्रेंड्स स्रोत है नाभिकीय संलयन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर फ्रेंड्स कार्य करता है, तो ये करता है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। और फ्रेंड्स परमाणु बम था वो करता था अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पे, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो फ्रेंड्स एडवर्ड टेलर द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था। तो परमाणु रिएक्टर मतलब परमाणु भट्टी, तो इसका फ्रेंड्स किया था एनरिको फर्मी ने। एनरिको फर्मी ने किया था परमाणु रिएक्टर का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ होती है, जो नियंत्रण रॉड होती है वो क्या काम करती है। तो नियंत्रण रॉड होती है फ्रेंड्स, ये क्या करती है, अतिरिक्त जो न्यूट्रॉन होते हैं इनको अवशोषित कर लेती है। मतलब चैन रिएक्शन को नियंत्रित करके अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए का प्रयोग किया जाता है, जो खुद में विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने देखा था कैडमियम की छड़, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया क्या है। तो मूल प्रक्रिया तो नाभिकीय रिएक्टरों की विखंडन ही है। ठीक है, तो विखंडन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतलक प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो कलपक्कम तमिलनाडु में जो रिएक्टर है इसमें फ्रेंड्स द्रवित सोडियम होती है, इसका प्रयोग किया जाता है शीतलक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर अभिक्रिया के दौरान। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम की छड़, तो ऑप्शन में है नहीं, तो बोरान की छड़ का भी प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। तो मंदक का काम भारी जल करता है, ग्रेफाइट भी करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भारी जल ऑप्शन में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारी जल फ्रेंड्स क्या होता है, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है D2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भारी जल ऑप्शन में नहीं है, लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है। तो भारी जल का फ्रेंड्स कार्य क्या है ये हमें बताना है। तो भारी जल का कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ठीक है, ये आपको याद रखना है, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। और जो कैडमियम की छड़ वहाँ पे यूज़ की जा रही थी फ्रेंड्स, उसका प्रयोग क्या था कि अवशोषण कर लेना। ठीक है, न्यूट्रॉन जो अतिरिक्त थे उनका अवशोषण कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल क्या होता है। तो फ्रेंड्स किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।